देखिए ये लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करती हैं। पहला था प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दूसरा फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस। देखिए मान लीजिए आपके पास ही एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर एड्सॉर्ब कौन हो रहा है? गैसेस हो रही हैं। अब सोचिए अगर इसमें ये जो तुम्हारे पास गैस है अगर ये आसानी से लिक्विफाई हो रही है तो बताओ ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगी, है ना। तो ध्यान रखिए जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, उनकी लिक्विफाइंग पावर ज्यादा होती है। और लिक्विफाई हो जाएगी इसका मतलब है वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, उसकी एड्सॉर्बिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। या x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए जो गैसेस ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेरी होती है, जैसे CO2 है, क्लोरीन है, अमोनिया है ना, ये क्या होती हैं? ये आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। इसका मतलब इनका एड्सॉर्बिंग पावर ज्यादा है ना, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन कुछ परमानेंट गैसेस भी होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है तो ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होंगी, तो उनका x/m कम होगा। तो लिख लो यहां पर, पहले तो ये फंडा समझो बड़ा कीमती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना। आपने पढ़ा था गैसेस वाली इक्वेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान है 8a/27 RB। ए और बी क्या है? वांडरवाल कांस्टेंट, वांडरवाल कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ TC A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पेपर में अगर ए दे दे वांडरवाल कांस्टेंट तो जिसका ए ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर भी ज्यादा है ना। लिख लो लिख लिया तो लिख लो सो दैट कौन सी गैसेस बताइए जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी गैस है, अमोनिया है, CO2 है। इस टाइप की जो गैसेस होती हैं जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी x/m भी क्या होगी? मोर होगी। किससे? देन परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस कौन सी होती हैं? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप की। इसका मतलब x/m जो है वो इनका अमोनिया का, CO2 का, ये ज्यादा होगा। किससे? परमानेंट गैसेस जैसे इनसे। हो गया क्लियर? तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत कीमती है। लिख लो इस पॉइंट को। हटा दें। अब तीसरा फैक्टर देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको क्या बताया गया है? देखिए
जैसे आपको मालूम है एड्सॉर्प्शन क्या होता है। जब एड्सॉर्बेंट जो सॉलिड सरफेस थी उसमें एड्सॉर्बेट मतलब जो गैस मॉलिक्यूल थे, गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस में ऐड हो गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। इस प्रोसेस में आपको मालूम है हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, मतलब ये दोनों जुड़ गए हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस हो गए। तो अब आप बताओ, अगर मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल को ले लूं तो बताइए, अगर मैं चाहता हूं एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो बताओ एक्सो का मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रही है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, ध्यान करना जरा। ये प्रिंसिपल ये कह रहा था जो हो रहा है उसे रिवर्स कर दो, अंडू कर दो। इसका मतलब जो लो टेम्परेचर है, वो बताओ, अगर टेम्परेचर हीट निकल रही है, टेम्परेचर ज्यादा है तो लो कर दो, तो किसकी फेवर में चला जाएगा रिएक्शन? एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल देगा रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, समझे बात को? तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। और उल्टा कर दोगे तो एवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। तो ये टेम्परेचर है। चौथा पॉइंट आपको क्या बताया था? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का मतलब है सॉलिड सरफेस। अगर ये सरफेस मान लो परफोरेटेड है, इसमें छेद हो रहे हैं, तो बताइए इसमें जो बाहर से गैस आ रही है वो बाहर तो इकट्ठा होगी ही, इसके अंदर भी घुस जाएगी, नहीं घुस जाएगी? मतलब इसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्ब होने की क्वांटिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो इसका जो एड्सॉर्बेंट है, मतलब सॉलिड सरफेस, अगर वो पोरस है या फाइनली डिवाइडेड है, मतलब छोटे छोटे उसमें पार्ट्स हो रहे हैं, तो उसका नेचर एड्सॉर्बेंट का कैसा हो जाएगा? ज्यादा H/m एक्वायर करेगा। समझ में आ रही नहीं हमारी ये बात? लिख लो, पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होगी? इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। H/m की वैल्यू अगर पोरस है या फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड मतलब नंबर ऑफ एक्टिवेटेड सेंटर ज्यादा है, तो आप समझ लेना इसका H/m क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो गैस मास्क बनाए जाते हैं आप देखेंगे वो एक्टिवेटेड चारकोल के बनाए जाते हैं जनरली, है ना, क्योंकि वो पोरस होता है, तो वो गैस को क्या करता है? एड्सॉर्ब कर लेता है बाहरी। अब एक अंतिम पॉइंट और है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? इस सॉलिड सरफेस का। आप खुद ही सोच लो, अगर आपसे कोई कहे ये सॉलिड सरफेस है और ये है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा गैस एड्सॉर्ब हो गई, नहीं हो गई सरफेस पे बाहर? तो ये सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। तो कुल मिला के 5 फैक्टर हमने पढ़े, ठीक है, लिख लीजिएगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 फैक्टर आपको टोटल पढ़ाए गए कि जिन पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। कौन कौन से? प्रेशर सबसे कीमती, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। दूसरा, नेचर ऑफ द गैस, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। आप कहेंगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन आसानी से लिक्विफाई हो रहा है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। आप कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर मुझे कैसे मालूम है? पेपर में आपको ए दे दिया जाएगा, वैन डर वाल कांस्टेंट। जिसका ए ज्यादा है, फार्मूला बता रहा है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, है ना, आप जानते हो उसका x/m ज्यादा होगा। तो ऐसे आपको टोटल 5 फैक्टर बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको स्टिल करके पढ़िए, इसमें से बहुत क्वेश्चन पेपर में बन गए हैं आज तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। फिर आपको वीडियो नंबर 4 इसके बाद भेजेंगे, जिसके अंदर आपको इस चैप्टर में आगे जो कोलाइडल स्टेट है वो वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।